Hello everyone, welcome back to our podcast Nothing Millennial About Us. This is your host Jasraj Sokhi, joined by Ashmit Roy. हेलो। और आई थिंक लास्ट 2 दिन पहले ही दिल बेचारा मूवी रिलीज़ हुई है, तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने हमारे ऑडियंस में देखा होगा। तो आज उससे रिलेटेड भी हम एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि बॉलीवुड का फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 पैंडमिक में क्या होने वाला आने वाले महीनों में, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं फिल्म्स के लिए, और ऐसी जो मूवीज़ कैसे रिलीज़ होंगी, स्पेशली से दिल बेचारों को। ऑब्वियसली दिल बेचारा में एक स्पेशल केस भी है, क्योंकि जो उसके लीडिंग एक्टर है उन्होंने, सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो इस मे बी इस वजह से हॉटस्टार ने उसको फ्री रिलीज़ करा है। बट बाकी मूवीज़ भी ऐसी जो काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं। तो और आगे जाते हुए शूट्स कैसे होंगे, तो ये काफ़ी फ्यूचर, काफ़ी डार्क फ्यूचर एक तरह से हम कह सकते हैं बॉलीवुड है और हॉलीवुड है इनफैक्ट, सारी मूवी इंडस्ट्री चाहे वो कहीं भी हो उनके लिए है। तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत दिल बेचारे से करी, तो थोड़ा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी मूवी करंट टाइम्स की है, तो आई थिंक अश्मित ने ऑलरेडी देख ली है। तो अश्मित, आपको कैसी कैसी लगी मूवी वो? दिल बेचारा मतलब एक नॉर्मल सी मूवी है, टू बी ऑनेस्ट। एक नॉर्मल सी रोमांटिक मूवी है, ओल्ड फैशन। और देख के लग रहा है कि थोड़ा सा कि एडिटिंग में प्रॉब्लम इन द सेंस कि मेरे ख्याल से डायरेक्टर थोड़ा सा रीशूट करना चाहते थे कुछ सीन, जो शायद सुशांत की डेथ की वजह से वो नहीं कर पाए। राइट। तो थोड़ा सा बीच में ऐसा लग रहा था कि चीजें जल्दी से हो गई है, मतलब स्टोरी कम सी लग रही है। तो बट ऑब्वियसली इसके बारे में कोई भी रिव्यू देना, रियलिटी थोड़ा से हटा के आप नहीं दे सकते। तो जो जैसे सबको पता है, फॉल्ट इन स्टार्स का ये रीमेक है और उसमें क्या होता है, और उसको अगर आप सुशांत की रियल लाइफ डेथ से कोरिलेट करते हैं तो कुछ मोमेंट्स जो है वो फिल्म के वो बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग होते हैं और राइट। वो बहुत ज्यादा आपको मतलब फील होता है उसमें। सो ऑब्वियसली उस तरीके से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की फिल्म है कि जिसमें आप रियलिटी और फिक्शन को आप अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये तो है। एंड ऑब्वियसली काफी लोगों को पसंद आई है। और एक मैंने अच्छी चीज देखी कि क्रिटिक्स इसको रेट नहीं कर रहे स्टार्स में कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, क्योंकि प्रॉब्ली ये एक इसको रेटिंग देना सही नहीं होगा कि क्योंकि इसे एज अ फिल्म आप रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज इट इज सो क्लोज टू रियलिटी जो हुआ है असली इंसिडेंट। तो ये काफी ज्यादा लोगों ने देखा है, और जो मैंने अभी तक सुना है कि 75 मिलियन व्यूज विद इन 18 आवर्स हुए हैं। दैट इज कल तक 75 मिलियन व्यूज हुए हैं। मैंने खुद 7:30 बजे ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। और हॉटस्टार ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया कि फ्री किया, और दो दो एड ब्रेक थे। और एड ब्रेक में भी उन्होंने अपनी फिल्म्स के ट्रेलर दिखाए, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट का एड नहीं किया था जितना मैं देखा। मतलब जो टाइम स्लॉट मेरा था उसमें तो नहीं था एटलीस्ट कोई भी। राइट। राइट। अपनी मूवीज का उन्होंने ट्रेलर दिखाया, और एक तरीके से ये एक इवेंट टाइप का बन गया, क्योंकि जितने भी मेरे जान पहचान में लोग थे सब लोग कोशिश कर रहे थे कि ऑफिस का काम खत्म करके रात को देखना है, इधर देखना है। यूपी बिहार में भी लोगों को हॉटस्टार डाउनलोड करके लोग देख रहे थे कि ये मूवी देखनी है। सो 75 मिलियन व्यूज बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एंड अगर आप इसको एज अ कमर्शियल इंटरेस्ट भी देखे तो मेरे ख्याल से हॉटस्टार की अभी काफी फिल्में आ रही है, इस पे हम लोग बात करेंगे, भुज और सड़क 2 और ये सब। और बट इतनी बड़ी ओपनिंग तो शायद ही किसी और हिंदी फिल्म या इवन इंग्लिश फिल्म को मिल सकती है। राइट। तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो नंबर्स क्या है, बट हॉटस्टार के डाउनलोड भी काफी बढ़ गए होंगे ऐप के, क्योंकि कई लोगों ने शायद सिर्फ इसीलिए ऐप डाउनलोड किया होगा कि दिल बेचारा देखने के लिए। राइट, ये तो है। सो ये काफी बड़ा सक्सेस है उनके लिए। और इनसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी उठता है कि अब जो भी मूवी लॉन्चेस इनिशियली डिले हो गई थी, जब कोरोना वायरस पैंडमिक छोटे स्टेज पे था, तो अब वो जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक तरह से चूज़ करना पड़ रहा है कि क्या वो इनडेफिनेटली डिले कर दे, कि वो वेट करे कि थिएट्रिकल रिलीज़ हो, कि थिएटर्स ओपन हो, तब तक वेट करे। जैसे सूर्यवंशी का मैं एग्जांपल लूँगा, जो आई थिंक लेट हम्म। मार्च में आने वाली थी, बट एज ऑफ नाउ काफ़ी डिले हो चुकी है। और उन जो प्रोड्यूसर उन्होंने अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करने का उनका प्लान नहीं है। और एक दूसरे में जैसे गुलाबो सिताबो, जो आई थिंक अभी तक की
सबसे बड़ी रिलीज़ है जो डायरेक्ट ऑनलाइन रिलीज़ हुई है, और उसके मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख रहा था कि करीब 60 to 65 करोड़ उसको मतलब उसका ख़रीदने में लगे फॉर OTT राइट्स। तो ये काफ़ी एक तरह से इशू बन कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि अभी तो पैंडमिक एज ऑफ नाउ तो अभी कंट्रोल में नहीं है। डेली इंडिया में करीब 50,000 केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉसिबली अगले एटलीस्ट 2 या 3 महीने तक तो थिएटर का खुलना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। तो कब तक ये बड़ी बड़ी बजट, क्योंकि आजकल तो बॉलीवुड की मूवीज़ के बजट भी 100 करोड़ प्लस हो चुके हैं, तो इतना पैसा लग चुका है। कई मूवी जो कंप्लीटेड हैं या जो हाफ कंप्लीटेड स्टेज पे हैं, तो आई थिंक आने वाले महीनों में काफ़ी प्रोड्यूसर्स को ये चूज़ करना पड़ेगा कि हम मूवी को OTT पे या नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम या हॉटस्टार पे रिलीज़ कर देगी, ताकि उन्हें थोड़े बहुत जो कॉस्ट है वो रिकवर हो चुके थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस मामले में कि आगे क्या क्या होगा। आई थिंक यूएस में तो अगस्त तक इन्होंने टाल दिया शायद रीओपनिंग थिएटर्स का अमेरिका में, बट इन्होंने शायद कहीं पे एक्सपेरिमेंटली शुरू किया था कि थिएटर को ओपन करने की कोशिश की थी। शायद 1% ही लोग आए थे ऑफ टोटल जो सीट्स थी। राइट। तो जहां जहां भी यूरोप में भी जहां शुरू हुआ है वहां पे कोई आ नहीं रहा है। और चाइना ने अभी, आज मैं न्यूज पढ़ रहा था, आई डोंट नो कितना वो जेन्युइन है, कि चाइना ने कहा कि 30% सीटें कम करके ही वो लोग शायद शुरू करेंगे। तो सिनेमा में जाना अभी तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो आगे चल के सबसे बड़ा फियर होगा, अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में भी कहा था अभी, कि डिपेंड, मान लीजिए 6 months डाउन द लाइन आपने अलाउ कर दिया सिनेमा कि आप खोल सकते हैं, पहली बात तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, तो आप अगल बगल नहीं बैठ सकते, तो एटलीस्ट 50% से तो आपकी सीट्स वैसे ही चली जाएगी, और भी ज्यादा जा सकती है, 60-70% के आसपास। उसके बाद आपको पास 30% सीट्स है, और देयर इज अ वेरी बिग चांस कि वो 30% भी पूरी ना भर पाए, क्योंकि लोग डर के मारे आए ना। एंड सपोज वो आ भी जाते हैं, तो जो बड़े बजट की फिल्में, सूर्यवंशी है, यशराज है, या जिनके लॉन्ग टर्म टाइज है PVR वगैरह के साथ, या डिस्ट्रीब्यूटर तो बड़े, वो अपनी फिल्म के कई सारे शो कर देंगे। जैसे कि 3 शो अगर होते थे दिन में एक जगह, तो 12 शो कर देंगे, बाकी सारी सीटें भी ले लेंगे। तो छोटी फिल्मों का क्या होगा? क्या छोटी फिल्मों को लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं कहता हूँ जैसे एक विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म आ रही है AK वर्सेस AK, और सूर्यवंशी, अगर दोनों को आ रहा है, क्या दोनों को सेम शो मिलेगा, सेम अपना दिखाने का, कि कौन अच्छा कर सकता है? क्योंकि आई डाउट, क्योंकि बड़े बजट की फिल्मों को अगर पैसा रिकवर करना है, इतना इतना लगा है, तो दे विल नीड मच मोर शोज। और फिर ये भी बात हो सकती है कि फिर वही जो आजकल डिबेट भी चल रही है कि लॉबिंग की और जो ग्रुपिज्म होता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत आने वाली है कि क्या होगा आगे उस चक्कर में। तो जो छोटे बजट की फिल्में, मेरे ख्याल से वो लोग नेटफ्लिक्स पे या OTT प्लेटफॉर्म में आने में तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐसे भी आजकल हॉल पे बहुत ज्यादा सक्सेस उनको मिलता नहीं है। एंड इनफैक्ट जो मीडियम बजट फिल्में हैं, खासकर जो अभी आ रही है, जैसे गुंजन सक्सेना हो गई या शकुंतला देवी हो गई, जो नीदर दे आर वेरी बिग नीदर दे आर वेरी स्मॉल, गुलाबो सिताबो हो गए, तो इनके लिए सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि ये OTT पे आएंगे कि नहीं आएंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अनुराग कश्यप प्रोडक्शन था बम्फार, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, परेश रावल का बेटा लॉन्च हुआ था उसमें। तो वो 4-5 करोड़ रुपए की फिल्म थी, Z5 पे आगे कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है कि ठीक है, उससे 7-8 करोड़ रुपए में आगे बेच दिया होगा। बट गुलाबो सिताबो के लिए एक बड़ा क्वेश्चन था कि वो हो सकता है फिल्म 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ तक कमा सकती थी। बट अब वो रिस्क मीडियम बजट की फिल्में शायद अब नहीं लेना चाहती है, क्योंकि एक इसमें फैक्टर ये भी है, जैसे कि 6 महीने बाद अगर अभी आप अपनी फिल्म की रिलीज रोक दोगे, 6 महीने बाद आपके पास 20-25 फिल्में होंगी रिलीज करने को। तो हो सकता है कि वो हॉल पे सब आ भी ना पाए, और जो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या वूट या Z5 वो इतने पैसे भी ना दे, क्योंकि अभी फेयर प्राइस क्या है, जो वैल्यूएशन क्या है सही, अभी किसी को पता नहीं है। अभी ये जो भी वैल्यूएशन अभी दिया जा रहा है, वो एक ऑन बेसिस ऑफ पास्ट डेटा या एक एस्टिमेट है। तो अभी जो पैसे इनको मिल जा रहे हैं बेचने पे स्टार्टिंग में, वो शायद आगे ना मिले, क्योंकि आगे गलत हो जाएगा कि बहुत सारी हिंदी फिल्में आ जाएंगी, तो फिर ये लोग भी शायद उतने पैसे ना दे, इनको भी लगे कि भाई इतना भी ये वर्थ नहीं है कि हम इसको लॉन्ग टर्म में इसको दिखा पाए।
एंड मेरे ख्याल से जहाँ तक शायद तुमको ज्यादा आइडिया होगा, ये लोग शायद इसको कैपिटल एक्सपेंस दिखाते हैं मूवीज का जो कॉस्टिंग है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट में जाते हैं, कैपिटल उसको एमोर्टाइजेशन में दिखाते हैं। आई मीन मतलब 4-5 साल में इसके कॉस्ट को बैलेंस शीट पे दिखाते हैं अपना। राइट। तो ये भी एक फैक्टर है कि कैसे बैलेंस शीट में इन लोगों को दिखाना है, कैसे इसकी कॉस्टिंग को दिखाना है। तो इंटरेस्टिंग टाइम है कि कैसे इसको आगे ले जाएंगे ये लोग। ये भी, और एक्चुअली तुमने जो पीवीआर की बात उठाई उसमें काफ़ी जो हो रहा है कि प्रोड्यूसर्स और ये जो मल्टीप्लेक्स जो चेन्स है उनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं एक्चुअली। काफ़ी पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि मैं आईनॉक्स का आई थिंक चेयरमैन ने कुछ कहा था कि वो रिट्रीब्यूटिव मेजर्स लेंगे अगेंस्ट प्रोड्यूसर्स या फिल्म हाउसेस जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अपनी मूवीज़ रिलीज़ कर रहे हैं। और आई थिंक पीवीआर के चेयरमैन ने भी ऐसा कुछ बोला है। तो ये तो थोड़ा टसल जैसे कह सकते हैं, लड़ाई बिहाइंड द सीन्स भी चल रही है। तो ऑब्वियसली पीवीआर वालों के लिए एज ऑफ नाउ तो ज़ीरो रेवेन्यू है, तो वो तो यही चाहेंगे कि 20-25 मूवीज़ का गलट बन जाए ताकि दे कैन सॉर्ट ऑफ पिक एंड चूज़ कि जब खुलेगा तो उनके जितने भी स्क्रीन्स होंगे उसमें सब में मैक्सिमम वो लोग आए। तो उनके लिए तो एज ऑफ नाउ हर मूवी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होती है तो उनके लिए एक तरह से लॉस ही है। तो ये भी इशू होगा कि क्या ये लड़ाई इतनी सीरियस हो सकती है कि पीवीआर या ओरियन और ये सब जो है ये कुछ फिल्म हाउसेस को बैन कर दे एक तरह से कुछ टाइम के लिए कि इनके हम मूवीज़ रिलीज़ ही नहीं करेंगे। और उससे मे बी छोटी मूवीज़ को फ़ायदा हो जाए क्योंकि ऑब्वियसली उनका पर स्क्रीन जो कॉस्ट होता है वो मूवीज़ के लिए, छोटी मूवीज़ के लिए कम होगा। तो बड़ी मूवीज़ के लिए ये भी होता है कि बहुत बड़ा उन्हें रिस्क लेना पड़ता है कि प्रिंट खरीदने के लिए फॉर पर स्क्रीन। तो उसको अगर वो 30% उनकी बस सीटिंग बची है तो वो प्रिंट का कॉस्ट रिकवर करना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ये भी आने देखने का है कि अगले कुछ महीनों में कि ये जो जो एक तरह से फाइट चल रही है बिटवीन मल्टीप्लेक्स एंड थिएटर ओनर्स एंड आपके जो प्रोड्यूसर्स, वो कैसे पैन आउट होती है कि क्या वो अपने फ्रेंडली टर्म्स पे आ पाएंगे या नहीं आएंगे। और जो मूवी मान लीजिए सूर्यवंश और ये सब इतना डिले हो जाए कि उनको ओटीटी पे रिलीज़ करना पड़े तो फ्यूचर में वहाँ से उनकी मूवीज़ इतना ही रिलीज़ हो। तो ये भी देखने की बात है कि वहाँ पे कैसे पैन आउट होगा कि इवन ओपनिंग पे होगा भी क्या। इसमें एक और फैक्टर है, जो मूवी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो पीवीआर को भी डिस्ट्रीब्यूटर ही आप मान सकते हैं, जो अलग अलग टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि फिल्म फाइनेंस बड़ा ही एक सीक्रेट सब्जेक्ट होता है कि आप फिल्म हिट गई है कि नहीं ये बताना बड़ा मुश्किल है। कि हो सकता है प्रोड्यूसर ने पैसे कमा लिए, थिएटर वाले ने भी पैसे कमा लिए पॉपकॉर्न बेच के, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं कमाए, तो ऐसे में फिल्म को हिट नहीं कहा जाता यूजुअली। तो कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर लॉसेस झेलते हैं। तो तुमने सुना होगा कि सलमान खान ने पैसे वापस कर दिए, शाहरुख खान पैसे वापस कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, तो कि एज अ गुड फेथ कि आपको लॉस ना हो। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर लॉस इसलिए झेलता है क्योंकि उसको सलमान खान की आगे की 4 फिल्में भी कंसेशनल रेट पे मिल रही है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि ठीक है लॉस हो गया, बट मैंने फिल्म सबको हॉल पे दिखा दी, थिएटर ओनर ने कमा लिए, प्रोड्यूसर ने कमा लिए, मैं भले ही ना कमा पाया। बट ये चीज शायद आगे ना हो पाए क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो बड़े मल्टीप्लेक्स ओनर है जो लॉसेस झेलते थे, वो अब नहीं झेलेंगे क्योंकि प्रोड्यूसर इन दी एंड सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, इन सबसे म्यूजिक राइट्स कहीं ना कहीं से तो पैसे आ ही जाते हैं। तो जो पहले जो कॉम्प्रोमाइज होता था कि टिकट सेल में कितना प्रोड्यूसर का शेयर होगा, कितना थिएटर ओनर का शेयर होगा, इसमें भी काफी झगड़े होते थे। तो अब वो चीजें और इंटेंसिफाई कर सकती है क्योंकि अब जो सिनेमा वाले हैं उनके पास बहुत ही कम ऑप्शन होंगे पैसे कमाने के। तो वो जितना भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें उतना करने की कोशिश करेंगे। और छोटी फिल्मों का जहां तक मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि हाँ, जैसे तुमने कहा कि हो सकता है कुछ चेन्स इनफैक्ट जो बड़े बजट वालों को ब्लॉक करके सिर्फ छोटी फिल्मों पे ही कंसंट्रेट करे। ऐसा यूएस में होता है, कई सारे चेन्स है जो सिर्फ इंडिपेंडेंट फिल्म्स ही दिखाते हैं। वो उन्होंने उसी पे एक्सपर्टीज कर रखी है, उसी को ही फोकस करते हैं। तो हो सकता है इंडिया में भी वैसे ही आ जाए कि क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा और उसमें शॉर्ट रिटर्न के चांसेस रहेंगे। जैसे सपोज विकी कौशल की कोई फिल्म है जो कि ठीक ठाक एक्टर है, अच्छा पुल है, कंटेंट अच्छा है, तो वो दिखा दिया। तो लेकिन तब भी मुझे लार्जली लगता है कि डिस्पाइट ऑल द फाइट, जो बड़े बजट फिल्म सूर्यवंशी या बाकी हो गए, इन्हीं को ही एडवांटेज होगा। और
बहुत जो कई फिल्में जैसे सोन चिड़िया है, लाल कप्तान या इस टाइप की जो आर्टिस्टिक फिल्में थी वो थोड़ा सफर करेंगे आगे चल के। बट ओटीटी ने एक चीज और जो नई शुरू की ओटीटी ने, कि अब फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस सक्सेस ही एक पैरामीटर नहीं रह गया है कि आपको बॉक्स ऑफिस पे अगर आपको सक्सेस मिली है तभी फिल्म हिट है, वरना वो फ्लॉप है। अब जो था मेंटालिटी, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा कि एक कंटेंट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट में मुझे लग रहा है कि होने वाला है। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं एक फ्राइडे का प्रेशर बहुत होता था, क्योंकि ओपनिंग फ्राइडे की ओपनिंग लेनी है, सैटरडे संडे मुझे वो करना है। अब वो गुलाबो सिताबो अभी भी देख रहे हैं लोग, जिसको पसंद है या इसको देखना है। अब ऐसा नहीं कि अगर एक दिन दिल दिल बेचारा नहीं देखी किसी ने तो खत्म, चांस चला गया। राइट। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो आप वहां पे भी आप देख सकते हो। तो मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो भी कम है। अब अगर दिल बेचारा की भी मार्केटिंग तुम देखोगे तो उसका ट्रेलर 20 दिन पहले आया था, गाने भी 10 दिन पहले आए, और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि वो एक तो ऑलरेडी सुशांत की वजह से फेमस हो गई थी। और उतना आप करने की जरूरत नहीं है कि आपको सिर्फ फ्राइडे को ही दिखाना है। कंटेंट अच्छा है तो बहुत देर तक चलेगा। मैं एग्जांपल दूंगा, भावे जोशी, एक फिल्म थी विक्रमादित्य मोटवानी की। तो अभी हर्षवर्धन कपूर का एक मैं इंटरव्यू देखा था, तो ही वाज क्वाइट हैप्पी कि ठीक है हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पे, बट नेटफ्लिक्स पे काफी लोगों ने इसको देखा है, हॉटस्टार पे काफी लोगों ने देखा है। और काफी लोग कह रहे हैं कि इसका सीक्वल बनाओ, या गैंग ऑफ वासेपुर हो गया कि सेकंड पार्ट नहीं चला था, बट अभी अनुराग कश्यप पर वाईकॉम 18 आया है, कह रहे गैंग ऑफ वासेपुर 3 बनाओ। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म में पिछले 7 या 8 सालों में इतनी ज्यादा ये फिल्म चली है, नेटफ्लिक्स यूएसए, नेटफ्लिक्स कनाडा, हर जगह इसके राइट्स बिके हैं, और इतने बहुत पैसा कमा चुके हैं इसके स्टूडियो ने। तो एक सेकेंड लाइफ मिल गई है राइट। फिल्म्स को, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप का हो गया। तो अब जो ये जो आइटम नंबर के बेसिस पे चला देने का, या ये जो तरीका था, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। और प्लस जब आप घर पे फिल्म देखते हैं और बाहर फिल्म देखते हैं, तो एक तो कॉस्टिंग की बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बाहर फिल्म देखने जाते हैं तो आप रिलैक्स करने जाते हैं, आप एक मूड से आते हैं कि ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, मतलब मैक्सिमम लोग की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। थोड़ा सा इंडिकेट हो। बट घर पे थोड़ा सा आदमी अच्छा कंटेंट या सीरियस टाइप भी देख सकता है, क्योंकि इसको पैसे नहीं देने, मतलब इन द सेंस कि एक बार आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, या आपने हॉटस्टार या किसी का भी ले लिया, तो फिर आपके लिए एक तरीके से वो फ्री कंटेंट है। तो आप जब उसको देख रहे हो तो आपको इतना प्रेशर नहीं है आप पे कि आपको सिर्फ बैठ के इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। आप घर पे 1 घंटा देख सकते हो कोई सीरियस फिल्म, फिर आप 1 घंटे बाद देख सकते हो उसको, एज अ ब्रेक डाउन करके देख सकते हो। तो आप थोड़ा अच्छा कंटेंट भी देखोगे। तो फिर मुझे लगता है कंटेंट वाली जो मूवीज या चीजें हैं उनकी भी थोड़ी लाइफ लॉन्ग होगी ओटीटी रेवोल्यूशन के बाद से। ये तो बात तो सही है, बट मुझे जो एक सबसे बड़ा डाउट होता है ना कि एज ऑफ नाउ तो आई एम श्योर बोट नेटफ्लिक्स और चाहे हॉटस्टार हो, अब अपना सारा जितना उनका कैश है वो ये मूवी राइट्स खरीदने के लिए रेडी है, क्योंकि अभी उनको आई एम श्योर उनके दिमाग में यही होगा कि दिस अ बिग ग्रोथ फेज, पैंडेमिक में सब घर बैठे हुए हैं। बट ऑब्वियसली आई डोंट थिंक ये बहुत लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स का भी एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि उन्होंने 3,000 करोड़ इंडिया नेटफ्लिक्स इंडिया में इन्वेस्ट करने का प्लान है। तो अगर जैसे बड़ी मूवीज अगर 50-60 करोड़ में आप खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा खरीद नहीं सकते। और ये जो 3,000 नहीं, करोड़ का जो बजट है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूड जो उनकी खुद की ओरिजिनल प्रोडक्शंस और बाकी सब छोटे मोटे सीरीज और मूवीज़ खरीदने का भी है। तो अभी एज ऑफ नाउ गुलाबो सिताबो और ये सब बड़े नाम तो खरीद सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। तो एंड में तो आई थिंक मे बी 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, आई थिंक बड़ी मूवीज़ वापस थिएटर पे ही जाएंगी, क्योंकि वही होता है कि 100 मतलब अगर मूवीज़ इंडिया में भी आजकल मूवीज़ 150-200 करोड़ टच कर जाती है, वो उतना पैसा आप स्ट्रीमिंग में रिकूप ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने सब्सक्राइबर से एक फिक्स्ड अमाउंट ही ले रहे हैं, आप वो चेंज नहीं कर सकते। तो एज ऑफ नाउ तो अभी लोगों के लिए अच्छा है कि घर पे बैठे हो ये बड़े बड़े रिलीजेस देख सकते हैं, बट इन द फ्यूचर आई डोंट थिंक ये ट्रेंड इतना होल्ड करने वाला है, क्योंकि बजट्स बढ़ते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जाएंगे, और उनको रिकूप करना आई थिंक वही होता है कि क्योंकि एक तरह से वो होता है कि पॉपकॉर्न 300-400 रुपये का अगर पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं कोई, तो वो भी एक तरह से उसमें पीवीआर और इन सब की रनिंग कॉस्ट कवर करने के लिए ज़रूरी है। तो आई थिंक अभी तो ये सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा लगा सकते हैं, बट इवेंचुअली उनको भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से कॉस्ट फाइनेंशियल लिमिट्स भी आ ही जाएंगी। एक चीज में जैसे ये भी है कि
कहीं ना अब ओटीटी पे देखने की लोगों की आदत भी थोड़ी बन जाएगी 1-1.5 साल में, मतलब कि पहले शायद उतना नहीं था कि लोग ओटीटी पे देखना पसंद करते थे। हम्म। तो अगर कोई फिल्म है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सोन चिड़िया जैसी फिल्म है जो कि शायद जिसका अच्छा रिलीज नहीं हो पाया, जिसके ज्यादा प्रिंट भी नहीं चले थे, ठीक है, वो 6-7 करोड़ रुपए कमाई, 25 करोड़ रुपए की फिल्म थी, वो ज्यादा महंगी फिल्म भी नहीं थी। तो प्रोड्यूसर को ये एटलीस्ट लगेगा ठीक है, जितना बॉक्स ऑफिस रिटर्न आया आया, मैंने इसको राइट्स बेच दी सैटेलाइट पे, हम्म। 25 ओटीटी पे भी बेच दिया 25-30 करोड़ रुपए, हम्म। मुझे वहां से बाकी पैसे आ गए। लोग बाकी वहां देखने लगे कि लोग ठीक है हॉल में नहीं देखा, बट लोग धीरे धीरे करके, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे उसकी आदत हो गई और अच्छा कंटेंट है, तो उसको वो वहां पे एक लॉन्गर शेल्फ लाइफ मिल जाएगी राइट, वो उसको। तो है। अब ये बात तुम्हारी सही है कि जो मीडियम बजट की फिल्में हैं, जो 50-60 करोड़ को उनका बजट होता है, 40 करोड़, वो थोड़ा हमेशा की तरह उनकी फाइट होगी कि वो कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि आप कितना इन दी एंड आप कितना रिकूप कर सकते हो, नेटफ्लिक्स से कितने व्यूअरशिप आप ले सकते हो। सो क्योंकि एक तो हमारे पास अभी डेटा भी नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरह की फिल्में ज्यादा चलती है नेटफ्लिक्स हम्म। पे या हॉटस्टार पे, या क्या लोग ज्यादा देखते हैं, तो कोई कुछ कह नहीं सकता कि अब आप 50 करोड़ का 70 करोड़ कितना रिकूप कर पाओगे। मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स 4 साल में कैपिटलाइज करता है एक्सपेंसेस को अपने, तो 1/4 भी लेके चले तो कितना पैसा वो हर साल इस पे लगा सकता है, ये अभी उन लोगों को भी नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जितनी फिल्में ये लोग बेच सकते हैं प्रोड्यूसर्स, उनको बेच देनी चाहिए हम्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि राइट। बाद में ये लोग लेंगे नहीं। बाद में सिर्फ छोटे बजट की फिल्में तो हमेशा बिकेंगी। हम्म। अगर अनुराग कश्यप की से चोक्ट है, उसमें शायद 3-4-5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, वो हमेशा बिकेगी। वो उसका वो क्योंकि ओटीटी का बेसिक मॉडल ही ये है कि इंडी फिल्म्स या छोटी फिल्म्स को प्रमोट करना, तो वो तो हमेशा रहेगा। बट जो मीडियम बजट के जो स्टार्स वाली फिल्में हैं, वो बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उनको। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी इंडिया में कोरोना का कोई एक एंड गेम नहीं दिख रहा है। हम्म। और जैसा कि शायद सिंगल स्क्रीन तो अभी भी सबसे डोमिनेटिंग हमारा रेवेन्यू का सोर्स है सिनेमा का, वहां क्या होगा, वहां क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी? और यूपी, बिहार, एमपी, और तो तमिलनाडु ले ले, तमिलनाडु का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कर्नाटक का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे जो छोटे शहरों में अब कोरोना फैल रहा है, तो अब वहां पे कब हॉल ओपन होंगे? ये बात और है। अगर वहां हॉल ओपन नहीं हुए, तो सिर्फ मल्टीप्लेक्स के दम पे आप कितना फिल्म को चला सकते हैं? इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि जैसे इंडिया में करीब 9,500 टोटल मूवी स्क्रीन्स हैं, उनमें से करीब 6,300 जो सिंगल स्क्रीन है, तो ऑलमोस्ट 2/3 स्क्रीन्स इंडिया में सिंगल स्क्रीन है। और इंडियन मूवी इंडस्ट्री एज अ होल अराउंड $2.5 बिलियन, करीब 15,000 करोड़ उनका टर्नओवर है एनुअली। और जो उस रिपोर्ट में लिखा था कि इस साल करीब 1 से 1.25 बिलियन डॉलर्स, करीब ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार करोड़ का लॉस होगा। तो ऑलमोस्ट हाफ कह सकते हैं, हाफ रेवेन्यू लॉस है। तो काफ़ी बड़ा ये एक 50% इंडस्ट्री एक तरह से ख़त्म होने वाली है इंडिया की इस साल, तो एक काफ़ी बड़ा वो है। और दूसरा जो एक और चैलेंज मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली परमिशन मिल गई है मूवी शूटिंग वापस शुरू होने के लिए, तो मूवी शूट्स और ये सब वापस स्टार्ट हो गए हैं। तो उस पर भी जो करीब आई थिंक प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने करीब एक 16 पेज का डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा है, इसमें पूरी गाइडलाइंस और वो सब दी हैं। अब थोड़ी ऑब्वियसली वहाँ पे ये तो है कि जो क्रू है, ऑन सेट क्रू, उनको एक पीपी किट्स पहनने होंगे, ये होगा। बट जो थोड़ा एक तरह से स्ट्रेंज कह लिए या थोड़ा मुश्किल है समझना वो कि उसमें ये भी है कि जो एक्टर्स हैं उनको फिज़िकल टच अलाउड नहीं है, और आसपास ज़्यादा आ नहीं सकते, कि ऑब्वियसली स्क्रीन आप जब मूवी शूट कर रहे थे, अब तो आप मास्क नहीं पहन सकते बिकॉज दैट वुड लुक वेरी आउट ऑफ प्लेस। तो आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि लोग पूछ रहे थे कि मे बी सस्पेंस मूवीज़ और इन सबको तो आप तब भी शूट कर सकते हैं, बट जैसे रोमांटिक मूवीज़ हैं या फिर एक्शन मूवीज़, ये दोनों कैटेगरी जहाँ पे एक्टर्स को फिजिकली टच करना एक तरह से ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनका क्या होगा? तो मैं कुछ फ़नी कमेंट्स भी पढ़ रहा था कि लोग कहते कि बॉलीवुड वापस 70s और 80s के ज़माने में चले जाएगा, जब लव मेकिंग सीन्स दो फूल से दिखाए जाते थे तो वैसे सीन वापस आने वाले। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कि ये डायरेक्टर्स और ये सब कैसे स्क्रिप्ट राइटर्स के इन सब कंडीशंस के आसपास कैसे वर्क करेंगे। और आज भी मैं पढ़ रहा था कि ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज के एक्टर्स को अभी के लिए बैन कर रखा गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन टाइप जो हमारे एक्टर्स हैं वो कैसे
मूवीज़ में पार्ट लेंगे, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल गाइडलाइंस तो हैं ही है अभी के लिए। आई थिंक इसमें तो अभी जैसे मैं देख भी रहा हूँ तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का जो मैचेस चल रहे हैं तो उन्होंने बायोसिक्योर एक बबल का कंसेप्ट लाए हैं कि मतलब जो भी मैच में ऑफिशियल्स है, अंपायर है, कमेंटेटर है, वो एक बायोसिक्योर एरिया में रहते हैं। जो खाना है वो भी एक सैनिटाइज हो, मतलब हर चीज सैनिटाइज होके आती है और कोई भी रिस्क नहीं है उसमें कि अगर और वो लोग फिस्ट या हाथ हैंडशेक भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई रिस्क नहीं, क्योंकि 14 दिन में, पिछले 14 दिन में वो सब कोविड नेगेटिव थे। हम्म। और उनमें से एक प्लेयर ने इनफैक्ट वो बायोसिक्योर बबल ब्रेक किया था, तो ये लोग पूरी सीरीज कैंसिल करना चाहते थे। वो तो उसको पहले ही एप्रीहेंड हो गया था जोफ्रा आर्चर, वरना वो पूरी सीरीज कैंसिल कर देते, क्योंकि एक के आने से क्या पता उसको हो जाए तो पूरा इनका बबल टूट जाता। तो शायद इस तरीके का कुछ बायोसिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। राइट। उसमें कॉस्टिंग होगी, उसपे आपको फिर उस तरीके के मेजर्स रखने पड़ेंगे, मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या हमारे इंडियन कल्चर या सिस्टम में इतनी मॉनिटरिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लैंड ने तो किया है और वहाँ इस वक्त उनका टेस्ट सीरीज बहुत लोग देख रहे हैं। तो वो इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की थी बैकग्राउंड में। तो इस तरह का अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करे तो लव मेकिंग सीन या एक्शन सीन भी किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि 15-15 दिन में अगर कोई एक्टर है इसको कोई फीवर या कुछ नहीं हुआ तो फिर ठीक है, फिर उसको आगे भी नहीं होगा। हम्म। इतने चांसेस लिए जा सकते हैं, बट फिर उस तरीके का इन्वायरमेंट करने की कॉस्टिंग होगी। राइट। अब ये कॉस्टिंग कितना इनकर कर पाएंगे ये लोग, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अभी तो थोड़ा सा ब्लीक लग रहा है मुझे तो ये आगे आउटलुक इनका कि कितनी शूटिंग हो पाएगी। और जो शूटिंग पेंडिंग है मेरे ख्याल से उसी को कंप्लीट करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स तो मुझे डाउटफुल लग रहा हाँ, है। ये बात भी है कि प्रॉब्ली अभी जो चल रही, मैं थोड़ी फोटोज वोटोज देख रहा था, आई थिंक अक्षय कुमार की कुछ फोटोज आई हैं कि वो ऑन सेट पे थे, शूट कर रहे हैं। तो अब ये अभी पता नहीं कि वो एक पुराना लाइक हाफ कंप्लीटेड मूवी कंप्लीट करे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर बीच में अटक जाए तो और भी लॉसेज होंगे। तो मे बी प्रॉब्ली अभी फोकस उसी पे होगा कि जो मूवीज़ मेजोरिटी जिसका शूट हो चुका है उनको ख़त्म कर दें, क्योंकि वो ये बायोसिक्योर एनवायरनमेंट आई गेस काफ़ी मुश्किल होगी। जैसे मूवीज़ में एक्स्ट्राज वो सब जो आते हैं 2-2 सेकेंड के लिए जिनका रोल होता है, वो बस वो 14 दिन अपने आप को आइसोलेट तो नहीं कर सकते। और फिर अगर आपकी मूवीज़ की बैकग्राउंड में एक्स्ट्राज वो सब नहीं है तो बहुत आउट। अगर सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस ही है पूरे मूवी में, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स, तो काफ़ी आउट ऑफ प्लेस लगे। अब जैसे मे भी कर भी सकता, जैसे बदला मूवी मुझे मेरे दिमाग में आ रही है, इसमें तापसी और अमिताभ आई थिंक 90% मूवी में से वही 2 थे उस मूवी जो ऑन स्क्रीन थे। तो मे बी ऐसी मूवीज है जो पॉसिबली शूट हो सकती है, बट अगेन जो कोई लार्ज स्केल में कोई दिखाना हो पब्लिक एरिया में, तो उसमें तो ऐसे बायोसिक्योर एनवायरनमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स सी, आई गेस काफ़ी डिफरेंट मूवीज़ आने वाली हैं हमारे जब थिएटर्स वेटर्स खुलेंगे, जो यूजुअल बॉलीवुड मूवी से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखेंगी, विजुअली उसमें उस मामलों में और एक और चीज है कि इससे जो अभी, क्योंकि अभी कोई नई रिलीज नहीं हो पा रही पिछले 4 महीने में हॉल पे, तो कई सारी फिल्में जो रिलीज नहीं हो पाती थी कहीं पे वो भी अब ओटीटी पे आ रही है। जैसे कल मैंने देखा कि दिल बेचारा का ज्यादा हाइप है थोड़ा, बट राजकुमार राव की एक फिल्म थी ओमर्टा करके, जो कि डैनियल पर्ल को जिसने मारा था, खालिद मोहम्मद शेख, आई डोंट नो किस टेररिस्ट ने मारा था, उसके ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर बनी थी। वो Z5 पे कल आ गई है। तो इस तरीके से और भी कई सारी फिल्में हैं जो कि को पेडलर्स, एक वसंत वाला की फिल्म है, वो भी आने का है, क्योंकि रिलीज नहीं हुई थी वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो क्योंकि इनके पास फिल्म्स नहीं है तो अब जो आर्ट आर्ट फिल्म या इंडिपेंडेंट फिल्म को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, वो भी अब खरीदी जा रही है, क्योंकि इन दी एंड कंटेंट तो आपको दिखाना है नया। तो राइट। जब आपके पास खासकर जो छोटे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे Z5 हो गए, सोनी लिव हो गए, तो वो काफी इस तरीके की फिल्में खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना है। या एमएक्स प्लेयर हो गया, एमएक्स के पास भी काफी इस तरह की फिल्में हैं। तो धीरे धीरे इनको भी चांस मिल रहा है कि जो फिल्म फेस्टिवल में ही अटकी हुई थी फिल्में, वो भी अब रिलीज हो रही है लोगों की फॉर वाइडर कंजम्पशन। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव है कि ज्यादा थोड़ा कंटेंट डाइवर्सिफाई हो रहा है। सो लेट्स सी कि क्या है। अभी अभी तो देखते हैं कि जो हॉटस्टार का, जो मेरे ख्याल से हॉटस्टार ने अभी जो 6 फिल्मों का अनाउंस किया है, जो कुछ सरक टू, मेरे ख्याल से ये दो आ रही है, और नेटफ्लिक्स की गुंजन सक्सेना राइट। करके कोई आ रहे थे। हॉटस्टार ने काफी बड़ा गैम्बिट किया है, 300 करोड़ रुपए का उसका लगभग लोग कह रहे हैं एक्सपेक्टेड इन 6 फिल्मों में। तो उसकी सक्सेस के ऊपर पता चलेगा कि कितना आगे पैसा दिया जाएगा इन बॉलीवुड की फिल्मों को।
ये भी, और एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड में पढ़ रहा था कि अब बिकॉज बिग बजट मूवीज एज ऑफ नाउ अभी शूट नहीं हो सकती, तो काफ़ी फोकस वेब सीरीज और छोटी मूवीज में आ सकता है जो डायरेक्टली मेड फॉर ओ टी टी टाइप हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली 4-5 सीरीज निकले जिसमें काफ़ी बड़े, नॉट एग्जैक्टली बड़े बट बॉलीवुड स्टार्स उन मूवीज सीरीज में, जैसे आई थिंक सुष्मिता सेन की आर्य करके आई है, फिर और राजकुमार राव हमारे वो बोस की डेड और लाइफ में आए हैं, फिर अभिषेक बच्चन आए थे ब्रीड इनटू द शैडोज, और पाताल लोक में भी। तो ये काफ़ी जो इन वेब सीरीज जो अब तक एज ऑफ नाउ थोड़े छोटे स्टार्स के साथ ही आती थी, अब वो बड़े बड़े स्टार्स उनमें स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनका बजट कम होता है, इनको शूट करना ज़्यादा ईजी है, और बिकॉज ये ऑलरेडी एक तरह से पेड फॉर है बाय ओ टी टी प्लेटफॉर्म, तो इनका भी ग्रोथ काफ़ी आ सकता है, क्योंकि हॉलीवुड में तो यही देखा जा रहा है कि आजकल बड़े बड़े जो स्टार्स है वो टीवी सीरीज करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्क्रिप्ट काफ़ी बेटर इंप्रूव हो गई कंपेयर टू मूवीज़। तो मे बी इंडिया में भी ये हो सकता है कि बड़े बड़े हमारे जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान और सलमान खान है, और क्या पता है आमिर खान टीवी सीरीज करने लगे जो नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे हैं, या हमारी एक्ट्रेसेस जैसे दीपिका पादुकोण और कतरीना कैफ शायद टीवी सीरीज में आए, क्योंकि बाहर तो ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े ना जो हॉलीवुड के स्टार्स है वो टीवी सीरीज करने में काफ़ी ओपन है इस आइडिया के लिए, तो इंडिया में भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में हाँ ये देखा बिल्कुल। जाए। मैं अभी एक माइल्स टेलर जो विप्लैश में ड्रमर हम्म। थे एक्टर, उनकी एक सीरीज देख रहा हूँ, वो अमेजन प्राइम पे आ रखी है। तो हो सकता है कि इंडिया में भी ये ट्रेंड आ रहा है। वो अगेन वही ट्रेंड है कि मीडियम बजट की फिल्मों के ऊपर थोड़ा सा डाउट होगा, तो इस तरीके का एक्टर है, खासकर राजकुमार राव या विकी कौशल, तो ये लोग हो सकता है कि कंटेंट वाइज किसी अच्छी वेब सीरीज में आ रहा है, क्योंकि आर्या तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। हम्म। एंड आर्या में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं था, परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म थी। ज्यादातर एक कमरे में या किसी हॉल में या ठीक है महल में फोर्ट में हो रहा था, बट एज सच कोई बहुत बड़ा बजट एक्शन का नहीं था उसमें। राइट। तो उसका एक्शन था थोड़ा बहुत, बट वो हो सकता है कम बजट में भी इसका शूट, तो मैं ख्याल से काफी सक्सेसफुल था। उसके डायरेक्टर भी काफी अच्छे हैं, नीरजा फिल्म डायरेक्ट की है, तो अच्छे डायरेक्टर्स भी आ सकते हैं अब, इस प्लेटफॉर्म में कि यहाँ पे ज्यादा क्रिएटिविटी दिखे, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे कोरोना शायद थोड़ा सा बॉलीवुड को चेंज कर दे, होपफुली टू बेटर किरदार, सूर्यवंशी टाइप फिल्मों की जगह थोड़ा बेटर कंटेंट वाली फिल्मों के ऊपर फोकस अब ज्यादा हो जाए, और ओवर जो पैसा जो खर्च करना है या एग्जॉटिक लोकेशन पे जबरदस्ती जाना, तो वो सब थोड़ा बंद हो जाए। यार ये तो है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है, कब थिएटर्स खुलते हैं, कब हम लोग वापस जा पाएंगे मूवी देखने। तब तक नेटफ्लिक्स और अमेजोन और हॉटस्टार की ही पूरा रेज है, तो फ्री में मूवीज एंजॉय कर रही है तब तक क्योंकि आगे महीनों में हाँ, देखना पड़ेगा क्या होता है। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर लिसनिंग इन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।